So in previous class we have done with electric electric flux, its magnitude and its unit, SI unit, dimensional formula and all. And basic formula was electric flux ka symbol was phi. So electric flux passing through any surface, any closed surface, is defined as phi E is equals to closed integration or integration of E vector dot ds vector, where ds vector is the small area element of the given surface. तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और पर्टिकुलर जो लिमिट दे रखी होगी उसके अंदर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. ये तो है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इन जनरल अगर E कांस्टेंट हो और सेम डायरेक्शन हो ds के, तो यही ds के बाहर आ जाता है और ds का मतलब क्या हो जाता है E और टोटल एरिया. तो आप इसको E डेल्टा S लिख दो, E इंटू S लिख दो, तो फाई टोटल ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू एरिया. तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई. अब हम बात करते हैं गॉसेस लॉ की. ठीक है, कि व्हाट इज गॉसेस लॉ. तो यहीं पे लिख देते हैं. सो गॉसेस लॉ, तो गॉस ने एक स्टेटमेंट दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए. तो उसने बोला कि अगर आपके पास कोई रैंडम किसी भी तरह की सरफेस हो, बस वो सरफेस क्लोज होनी चाहिए और उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज, क्यू चार्ज, चाहे वो कैसा भी नेचर का हो, क्यू चार्ज अगर एंक्लोज है इनसाइड द क्लोज सरफेस, दैट इज मस्ट. ये सरफेस कैसी है? क्लोज्ड. तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज एंक्लोज हो, तो जो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा, यानी कि जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास हो रही होंगी परपेंडिकुलरली, वो इक्वल टू होती है 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एंक्लोज इन द सर्किट, इन द सरफेस. तो क्या बोला गया? अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके थ्रू परपेंडिकुलर पास हो रही है उसकी सरफेस एरिया से, वो डायरेक्टली उसने क्या बोल दिया कि किसके बराबर होना चाहिए? Q by epsilon naught. तो इसका मतलब उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू गॉस इसकी डेफिनेशन ये होती है, phi E should be is equals to 1/epsilon naught times of charge enclosed, simply Q total upon, इसको Q total मान लीजिएगा, है ना, या Q टोटल को अगर हम ऐसे, मैं ऐसे लिखता हूं जनरली, सिग्मा क्यू, से हमें ये पता चल जाता है कि टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं. तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? 1/epsilon टाइम्स ऑफ सिग्मा क्यू, टोटल चार्ज जो भी एंक्लोज होगा. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अकॉर्डिंग टू गॉस हमारे पास डेफिनेशन क्या है? फाई इलेक्ट्रिक, इसकी 1 सेकेंड फिल रही. phi E is equals to sigma Q upon epsilon naught. ये तो आई है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम. दिस इज कॉल्ड गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ. लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नो दैट, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? कि phi E is given by E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ. इट इज द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. दोनों ही क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बोथ शुड बी इक्वल. तो हेंस एक्चुअल में फिर अब बोल दिया जाता है कि गॉसेस लॉ इज गिवन बाय phi E. phi E का मतलब ही क्या है? E डॉट ds, और ये किसके बराबर होना चाहिए? E डॉट ds. ये तो हुआ डेफिनेशन, और ये गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग किसके बराबर होना चाहिए? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज कॉल्ड द गॉसेस थ्योरम. तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है बाय डिफॉल्ट. यानी कि बाय डिफॉल्ट का मतलब हो गया स्टेटमेंट आएगा, एप्लीकेशन आएगा, कुछ ना कुछ आएगा. ये पक्का 100% आएगी. गॉसेस थ्योरम के बेस पे आपको कुछ ना
काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ भाई। सो phi is equals to E dot ds sigma q upon epsilon naught। यही क्या बोला जा रहा है आपका, गॉसेस थ्योरम। वेरी गुड। तो ठीक है सर, तो गॉसेस लॉ सबको समझ में आई क्या? E डॉट ds is equals to sigma q upon epsilon naught। 100% इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। 100% बोल रहा हूँ, 99.99 नहीं, 100%। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आने वाला होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका कोई कहेगी सर प्रूफ, तो प्रूफ देख लेते हैं सब। ठीक है, लेट्स सपोज हमने मान लिया कि एक सिग्मा क्यू, तो सिग्मा क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले यहाँ पे वर्डिंग भी लिख देनी चाहिए, वेयर सिग्मा क्यू इज इक्वल टू नेट चार्ज या टोटल चार्ज, नेट बोलो या टोटल बोलो, नेट चार्ज enclosed in a सरफेस के अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो नेट चार्ज, उसको बोलते हैं हम सिग्मा क्यू। लेट्स सपोज एक मैंने बोल दिया कि क्यू चार्ज है, और क्यू चार्ज के कारण, क्यू चार्ज से आपको बोला गया है कि ये क्यू चार्ज रख दिया हमने किसी भी रैंडम पॉइंट पर। आप इसको ओ पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो, और इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आर डिस्टेंस कहां पर है। तो कोई हो सकता है कि आर डिस्टेंस ये ले ले, आर डिस्टेंस बता दी मान लो 10 सेंटीमीटर, अब वो कोई हो सकता है कि ये 10 सेंटीमीटर ले, कोई इसको 10 सेंटीमीटर ले लेगा, कोई इसको 10 सेंटीमीटर ले लेगा, कोई इधर 10 सेंटीमीटर लेगा। तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो खुद सोचो कि कितनी सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती है। तो इनफाइनाइट ये पॉइंट है, इससे ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये सब, तो ये शेप क्या बन गया, स्फीयर। यानी कि हमने एक सिंपल ये बोल दें, तो जब भी ऐसा बोल दिया जाए आर डिस्टेंस, इसका मतलब अगर इसको इन जनरल बनाना है तो वो सरफेस हमेशा कैसी बनेगी, स्फेरिकल। तो बोला गया कि आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो पी, या इस पूरी आर डिस्टेंस पे, ये भी नहीं बोला किसी पॉइंट है, आपसे बोला गया आर डिस्टेंस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताओ, या इससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो। हमारा एम तो ये है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी तो डेफिनेशन ये रही। आपसे बोला गया है कि इफ द क्यू चार्ज इज kept at O, then find the electric flux passing through this charge at a distance r। अब at a distance r ये कहीं से भी हो सकता है, तो इसके लिए पूरी सरफेस क्या हो गई, स्फेरिकल सरफेस होगी। तो ये हो गई साहब r। तो हमने क्या बोला कि इससे अगर हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो हमने इस पूरी सरफेस को बहुत छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर लिया, और उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए ds सरफेस एरिया का। तो अब इस ds सरफेस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है। तो ये चार्ज रखा हुआ है Q, ये एरिया ले लिया है ds। आप अगर वहां थोड़ी दिक्कत हो किसी को, तो आप ऐसे मान लो, ऊपर की तरफ दिखा देता हूं आपको, फिर उसके बाद उधर दिखा दूं। तो लेट सपोज ये सेंटर है जिस पर क्यू रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ एक एरिया एलिमेंट ले लिया, तो क्लियरली इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर ही आएगी। तो ये हो गया ds वेक्टर की डायरेक्शन। और आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पे पूछी जाए जो सरफेस के ऊपर है, तो आप क्या मन अज्यूम कर लोगे, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू की डायरेक्शन इसके कारण किधर की तरफ आएगी, अवे, और अवे किसके अलोंग हो जाएगा, ये भी रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि क्यू, ये जो प्लस क्यू आप अज्यूम कर रहे हो या प्लस क्यू नॉट अज्यूम कर रहे हो, ये इसको ज्वाइन करूंगा तो इसकी क्या कहलाएगी, रेडियस, और रेडियस से ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो क्या हो जाएगा, अवे। तो इसका मतलब हमने बोला कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ई लगता है। तो इस जगह पर इस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस है ये वाली, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, और
सरफेस का एरिया वेक्टर ds वेक्टर और ई वेक्टर इस वजह से दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हुए, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल, एक ही लाइन पे है, तो थीटा कितना हो गया इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो अगर मैं पूछूं कि इसी तरह से इस पूरी सरफेस को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में मिलकर के बना हुआ मान लो, और इन सबसे इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅1 d∅2 इस तरह से निकाल लो और उन सबको ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा इस पूरी सरफेस से। तो मैंने बोला हियर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस small elemental area ds should be is given by E vector dot ds vector। E vector dot ds vector क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर E की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए cos क्या आ गया 0, तो d∅ की वैल्यू क्या आ गई E ds। अब ये E ds आप कहीं पे भी ले लो हमेशा सेम ही आएगी। देखो यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट है तो इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ds वेक्टर की इधर बाहर की तरफ ही होगी, और जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है वहां पे आप प्लस क्यू नॉट मानोगे, क्यू नॉट को इससे ज्वाइन करोगे तो वो रेडियस ही आएगी कंपलसरी, और रेडियस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन बाहर ही आएगी। फोर्स की डायरेक्शन बाहर आई तो ई की डायरेक्शन भी बाहर आएगी, यानी कि ई वेक्टर और ds वेक्टर हमेशा किसी भी पॉइंट पर हो हमेशा क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर ये ds वेक्टर हुआ और यही रेडियस वाली डायरेक्शन है तो इसी के अलोंग ई डायरेक्शन। सो ईच एंड एवरी पॉइंट E vector and ds vector will be always along the same line and hence the angle between them will be cos 0, यानी कि 0 डिग्री होगा, और हर एक का d∅ EDS 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 प्रोड्यूस कर रहा होगा। So therefore total phi, total electric flux passing through this whole surface is given by integration of d∅। अगर मैं इसको कंटिन्यूअस एडिशन मान लूं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मान लूं, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ d∅, और d∅ खुद कितना है यहाँ पर EDS। अब हमने देखा क्योंकि हर जगह पर E की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, केवल डायरेक्शन वाइज ही तो डिफरेंट है। अगर DS एलिमेंट सभी जगह सेम माने तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो केवल डायरेक्शन अलग अलग है, E इधर है, E इधर है, E इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बोलूंगा तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब E क्या हो चुका है यहाँ पे, कांस्टेंट। इसमें वैसे भी वेक्टर साइन नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो E क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, और ये हो गया इंटीग्रेशन। हमें पता है E, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द E एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q, तो आप क्या लिखते हो, KQ बाय r स्क्वायर। तो आपने बोल दिया है KQ बाय r, ये डिस्टेंस कितनी है, r। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, KQ बाय r स्क्वायर, जो हम पहले से ही जानते हैं, और ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ds। इसको बोल दी मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, अभी तो कुछ भी नहीं दी। तो हियर इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब ds1 प्लस ds2 प्लस ds3, इसका मतलब सब सारे ds को ऐड कर दूं तो मुझे फाइनली क्या ऑब्टेन होना चाहिए, कंप्लीट स्फीयर। ds किसका पार्ट है, स्फीयर का। तो अगर उस स्फीयर को ही हमने स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक किया था तो उन सभी एलिमेंट्स को वापस ऐड कर दें तो पूरा का पूरा क्या बन जाना चाहिए, स्फीयर का सरफेस। तो इसका मतलब ds क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन 2 वी गेट E phi is equals to KQ by r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, बच रहा है सिर्फ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज Q, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस होता है, इस सरफेस को ही गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अभी आगे हम डिफाइन भी करने वाले हैं, सो आप हाथों डिफाइन ही कर देते हैं। व्हाट इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज एनी हाइपोथेटिकल imagined surface in which the net charge is supposed to be content or is assumed to be content। वो कोई सी भी hypothetical imaginary surface आप ले सकते हो जिसके अंदर आपको स्टडी करने के लिए चार्ज उसके अंदर माना जा सके, यानी कि कोई चार्ज हवा में है, कहीं पे भी बाहर भी है, और मेरे को इस पे स्टडी करनी है तो मैं गॉसियन सरफेस मान लूंगा किसी भी मेरे अकॉर्डिंग, कैसी भी, चाहे वो रैंडम शेप की हो, चाहे
पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप की, यानी कि मैं स्क्वायर मानूं, सिलेंडर मानूं, मेरी मर्जी। बस इस तरह से मैं मानूंगा कि उसके अंदर वो चार्ज आ जाए कैसे भी, या उसकी सरफेस पर आ जाए, मैक्सिमम सरफेस तक, सरफेस पर या सरफेस के अंदर रहना चाहिए चार्ज, उसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। और जहां पर ये गॉसियन सरफेस होगी वहां पे गॉस का लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, तो भाई ये कितनों को प्रूफ भी समझ में आ गया। हाँ भाई, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एम है हमारा टू डिड्यूस और टू ऑब्टेन कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम यानी कि अभी आपको क्या दिया हुआ है, गॉसेस थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, यानी कि अब आप गॉसेस थ्योरम को यूज करो और उसके थ्रू क्या प्रूव करो, कूलम्ब्स लॉ प्रूव करो। गॉसेस थ्योरम क्या बोल रही है कि लेट सपोज ये कोई क्यू चार्ज है, ये एंक्लोज है किसी स्फेयर के अंदर, आर रेडियस के स्फेयर के अंदर जो नेट चार्ज है सिग्मा क्यू, उसको मैंने बोल दिया क्यू, और इसकी स्फेयर की रेडियस दे रखी है आर, यानी कि ये क्यू चार्ज इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज एंक्लोज इनसाइड इट। ठीक है, और गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करके क्या प्रूव करना है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू टू डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ आप यहां पे मान सकते हो क्यू नॉट, अदरवाइज आप सिंपली प्रूव करोगे क्या प्रूव करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आप किसी भी पॉइंट पे आप अज्यूम कर लो कि यहाँ पे प्लस क्यू नॉट है, तो आपको प्रूव क्या करना पड़ जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर क्यू और क्यू नॉट एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे है, तो हमको पता भी आर डिस्टेंस पे होंगे, तो आंसर ये आना चाहिए। इसको प्रूव करना है, किससे प्रूव करना है, बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है, गॉसेस थ्योरम बोलती है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस शुड बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ टोटल चार्ज। यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या बोल रखा है, कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को यूज करके क्या ऑब्टेन करने वाले हैं, फोर्स ऑब्टेन करने वाले हैं। तो हमने बोला ईडीएस, ईडीएस के लिए फिर से हमने देखा, अगर यहीं पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं डीएस का, तो इस डीएस वेक्टर की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, और प्लस क्यू इस प्लस क्यू नोट को इधर ही धक्का देगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगी, यानी कि ई की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड ही। तो ई और डीएस एक ही लाइन के अलोंग हो गए, यानी कि थीटा 0 हो गया। तो ई डीएस को मैं लिख रहा हूं हटा करके ई डीएस कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ठीक, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। कहीं पे भी लेकर के चले जाओ, अगर आप सेम डिस्टेंस पे जाओगे तो ये डिस्टेंस आर ही बनी रहेगी, यहाँ पर हमेशा डीएस वेक्टर बाहर की तरफ ही आएगा, और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट अज्यूम करोगे तो यहाँ पर भी ई की डायरेक्शन इधर ही आएगी। तो इस तरह से जितने भी डी फाई चल रहे होंगे, यानी कि ईडीएस चल रहा होगा टोटल फाई, आपको तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ही, इससे निकाल देना है। तो हमने बोला कि सभी जगह, क्योंकि ई डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सभी जगह ई रहेगा, क्योंकि एक आर डिस्टेंस पर, क्यू से आर डिस्टेंस चाहे वो कहीं पे भी हो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज होता है। तो बस यही हमारा एम है। तो हमने देखा यहाँ पर ये बन गया ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई क्योंकि सब जगह सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या कर दिया, ई और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब, क्लोज इंटीग्रेशन डीएस का मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया, ये सरफेस एरिया किसका निकाल रहे हैं, गॉसियन सरफेस का। इसको क्या मान रखिए, गॉसियन सरफेस। तो ये कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ये कितना हो गया, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा तमीज से लिख दूं तो 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हम लिखते ही, और अपॉन आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो E आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, और एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर अगर कोई चार्ज प्लस क्यू नॉट हो, तो E का फॉर्मूला एफ के टर्म्स में क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, यानी कि क्यू नॉट इंटू ई
बोले तो Q नॉट इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड वी गॉट द आंसर F is equals to K Q naught by R square, and hence by using Gauss's theorem we have obtained the formula of Coulomb's formula. Abhi, how many of you understood?